Welcome guys, welcome to EduHome once again. So let's discuss an important section of Income Tax Act 1961. The section is 194 IA, which is TDS on purchase of immovable property. Okay, so ये नाम से ही सेक्शन पता चल रहा होगा क्या है कि अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो जिसकी वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको बायर को TDS काटना होगा 1% पे सेलर से. Very clear? If you are purchasing an immovable property which could be your land, building or both, the value of consideration is 50 lakh or more, then you have to deduct 1% TDS. I hope it is very clear. Let's see. So TDS at the rate 1% of consideration amounting to 50 lakh or more. Okay. Now point of taxation कि मेरे को TDS काटना किस समय है. So TDS should be deducted at earlier of the following. Number 1 book entry और number 2 payment. मतलब अगर आपने बुक में एंट्री पहले कर ली है, बुक में एंट्री अब कैसे करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू दैट पर्सन whoever from whom the property has been purchased. So if you have credited the seller, then at the time of credit, but if you have made the payment earlier than that, then at the time of payment. So point of taxation earlier of the following: book entry, crediting the sum to the account of seller, or payment. Whether you make payment by check, cash, demand draft, doesn't matter. So जो आपने पहले किया है आपको TDS काटना है. Next, sir, whether the property or nature of property is important, the answer is no. Even if you are purchasing a residential house or even if you are purchasing a commercial property, you have to deduct TDS if the value is 50 lakh or more. Now comes the important point. कब कब ये section applicable नहीं होगा? So आराम से सुनिए. There is a section called section 194 LA in which if your property has been compulsorily acquired, then you are getting some compensation. Okay, so वो केस यहाँ पे covered नहीं है because अगर आपकी property compulsory acquired हुई है then TDS will be deducted under section 194 LA, not 194 IA. Okay, so number 1. दूसरा, अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करते हैं आपको TDS नहीं काटना. तीसरा, अगर आप नॉन रेसिडेंट से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको TDS इस सेक्शन में नहीं काटना, आपको सेपरेट सेक्शन 195 में TDS काटना है. सो ट्रांसफर टू नॉन रेसिडेंट यहाँ कवर्ड, इस सेक्शन में कवर्ड नहीं है. अगर आपकी वैल्यू 50 लाख, आपने अगर 49 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है आपको TDS नहीं काटना. बट अगर आपने 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको इंटायर 60 लाख पे TDS काटना होगा 1%. लेट्स सी. नॉन एप्लीकेबिलिटी, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस केस में 194 LA में TDS कटेगा. ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं कटेगा. ट्रांसफर टू नॉन रेसिडेंट विल बी कवर्ड इन अ सेपरेट सेक्शन. एंड अगर आपकी सेल वैल्यू 50 लाख के कम है तो आपको TDS नहीं काटना. ठीक है. अच्छा, ये TDS बायर को काटना है, परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी को. किससे? सेलर से. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वी ऑल नो कि व्हेनेवर वी डिडक्ट TDS, हमें जब TDS का पेमेंट करते हैं तो हमें टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर कोट करना पड़ता है. व्हेन वी फाइल द रिटर्न ऑफ TDS तब भी हमें टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर कोट करना पड़ता है. सेक्शन 203A जो है उसके हिसाब से हम लोग करते थे. सेक्शन 203A जो है वो इस सेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है. मतलब अगर आपको टैन नहीं मिला है, अभी तक टैन अलॉट नहीं हुआ है और आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है जिसपे आपने TDS काटा है तो आपको टैन नंबर लेने की दरकार नहीं है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द टैन नंबर बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन. आई होप आई एम क्लियर. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. अच्छा, व्हेन यू आर बाइंग द प्रॉपर्टी द कंसिडरेशन शुड बी 50 लाख और मोर. अब कंसिडरेशन में क्या क्या अमाउंट आता है? अगर आप कोई क्लब पार्किंग फीस, कार पार्किंग फीस, क्लब की मेंबरशिप फीस, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, एनी अदर इंसिडेंटल चार्जेस अगर पे करते हो, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन योर कंसिडरेशन. ओके ओके. 2 कंप्लायंसेस, 2 कंप्लायंसेस आपको करवाने होंगे. कौन से 2 कंप्लायंसेस है? एक है फॉर्म 26QB, एक है फॉर्म 26QB और दूसरा है फॉर्म 16B. ये 2 कंप्लायंसेस क्या है? पहला कंप्लायंस है कि आप TDS डिडक्ट करने के आपको 30 डेज के अंदर, मतलब फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है. पेमेंट के साथ आपको एक स्टेटमेंट जमा देना होगा जिसका फॉर्म का नाम है 26QB. ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना पड़ेगा. ओके. टाइम लिमिट्स मैंने ऑलरेडी बताया, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड. अगर एग्जाम्पल देखें, अगर आपने 15 मई को TDS डिडक्ट किया है तो आपको 30 जून को ये सबमिट करना होगा. ओके. फॉर्म 16B आपको, जैसे वी ऑल नो, फॉर्म 16 जो होता है हमें डिडक्टी को देना पड़ता है. तो जो सेलर ऑफ प्रॉपर्टी है उसको हमें फॉर्म 16B सबमिट करना होगा. इसका ड्यू डेट है 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फॉर्म 26QB.
फॉर्म 26 क्यूबी की ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर, तो फॉर्म 26 भी ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर 30 जून है तो हमें फॉर्म 16 भी 15 डेज के अंदर देना होगा, विच इज 15 जुलाई। सिंपल है कंप्लायंसेस है, इसमें क्या है। नेक्स्ट, now comes an important part of this section, which is a peculiar situation. Suppose there are more than one buyer or there are more than one seller. अगर एक से ज़्यादा seller है, एक से ज़्यादा buyer है, so the important question which comes into our mind is कि हमें जो sale value है वो as per sale deed लेनी है, as per agreement लेना है, या फिर हमें individual seller को कितना मिल रहा है या individual buyer कितना पे कर रहा है वो देखना है। यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप एक प्रॉपर्टी दो सेलर को बेचते हो तो आपको क्या पूरी सेल वैल्यू जो एग्रीमेंट में है वो देखनी है कि इंडिविजुअल आप सेलर को, दो अगर जॉइंट ओनर है तो इंडिविजुअल ओनर को कितना पे कर रहे हैं वो देखना है। सो ये पेक्यूलियर सिचुएशन है। वन स्कूल ऑफ थॉट सेज कि एग्रीमेंट वैल्यू, वन स्कूल ऑफ थॉट सेज नो, वी हैव टू टेक द इंडिविजुअल कंसिडरेशन। सो स्कूल ऑफ थॉट इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट इज कि नो, वी हैव टू टेक इंडिविजुअल कंसिडरेशन। कितना हम लोग जॉइंट ओनर को एक्चुअली पे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दो केस लॉ है। पहला केस जो है टू सेलर वन बायर, मतलब जॉइंट ओनर के केस में एक केस लॉ है मेसेस ऑक्सिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया है कि नहीं, इंडिविजुअल कंसिडरेशन जो आप पे कर रहे हो उसको कंसिडर करो। दूसरा है वन सेलर टू बायर, इसके लिए केस है डेली आईटेट इन द केस ऑफ विनोद सोनी, जहां पे मोर देन टू बायर अगर है तो वो लोग इंडिविजुअली कितना पे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है 50 लाख का लिमिट देखने के लिए। ओके, नाउ इसमें एक कंप्लायंस ये बढ़ जाता है कि अगर दो बायर होने से, सेलर अगर एक है बायर दो है, तो फॉर्म 26 क्यूबी दोनों बायर को एक एक करके सबमिट करना होगा, दो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। और अगर सेलर भी अगर दो हो जाए तो भैया दो सेलर के अगेंस्ट पे दोनों बायर को बार बार फॉर्म 26 क्यूबी, मतलब 4 फॉर्म 26 क्यूबी लगेगा। ओके, so this was the entire section. Now just out of these two case law, let me give you a small summary on this first case law where there are two joint owners. Okay, so what happened, there were two seller, okay, A and B. Suppose I am just taking the name A and B, they were two joint owner A and B. They appointed C as their representative by a power of attorney to sell the property. The property was sold to Mr. X, suppose at a value of 60 lakh. So Mr. X accordingly applied section 194 IA and deducted 1% and submitted to the government. So what was wrong? The point of question was raised by assessing officer is the permanent account number. So Mr. X, while deducting the TDS of 1%, quoted the PAN of Mr. C. Matlab TDS was deducted in the hands of C. So assessing officer took this matter and said no, that TDS should have been deducted in the hands of original owner A and B and not in the hand of C. Accordingly, assessing officer applied a section called 206 AA. As per 206 AA, higher rate of TDS is to be deducted if in case PAN is not furnished. So a 20% deduction should have been made by Mr. X. So accordingly, interest alone, demand alone with interest was levied and a demand notice was raised to Mr. X. Mr. X filed appeal to CIT appeals and the CIT appeals also upheld the order of AO. So finally the case went to tribunal. Tribunal also said that Mr. X should have deducted TDS in the hands of original owner A and B and not in the hands of C, because C is just an agent acting on behalf of A and B. But then tribunal also quoted section 47 of Transfer of Property Act. As per section 47 of Transfer of Property Act, the law says that in case the property is transferred for a consideration by more than one person, okay, each having a distinct ownership in the property, then in the absence of any separate contract, each of the owner will get the consideration equally. अगर सेपरेट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो सभी को कंसिडरेशन का इक्वल पार्ट मिलना चाहिए। And hence the tribunal said case 194 IA subsection 2 gives an exemption कि अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख और कंसिडरेशन 50 लाख के नीचे है तो TDS नहीं काटना है। Accordingly the consideration should be divided between A and B 30 lakh each, 30 lakh each, and hence Mr. X is not required to deduct TDS because the threshold limit is not crossed, and hence the judgment was given in favor of the SS.
So I hope this summary was clear to you. Okay, so this was the entire section of 194 IA, an important and practical session. You can connect me for any assistance. Thank you so much.